Okay, so we have basically looked at various kinds of galvanometers. फिर मैंने स्पेशल काइंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर्स आपको कम से कम एक पढ़ाया था, फिर उसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड मतलब उसी की थ्योरी को एक्सटेंशन करके मैंने असाइनमेंट आपको रखी थी कि आप पढ़ोगे अबाउट व्हाट इज द वर्ड फॉर इट। एक तो मैंने कहा था फ्लक्स मीटर, आप खुद करना, असाइनमेंट रखी थी मैंने। द सेकंड वन वाज ऑफ वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। कोई कह सकता है जिसने असाइनमेंट की होगी वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज होता है, व्हाट इज इट्स फंक्शन? वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है, बोलो यार जल्दी। एसी करंट डिटेक्ट करना। क्या करना? एसी करंट। एसी करंट डिटेक्ट करना। हम्म। ओके, वो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट नहीं कर सकता है? नॉर्मल गैल्वेनोमीटर ना, क्यों? मतलब पर मिनट मैग्नेट मूविंग कॉइल अगर होगा तो वो नहीं हिलेगा। हम्म। अब अगर ये होगा मूविंग आयरन होगा तो वो एसी को भी दिखाएगा डिफ्लेक्शन और डीसी को भी दिखाएगा डिफ्लेक्शन। ठीक। तो ये जो होगा क्या कहते हैं इसको, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, वो खाली हम्म। एसी में दिखाएगा। ओके, जो हमारे पास सर वाइब्रेशन एक्यूरेट गैल्वेनो, ट्यूनिंग हाँ, डिवाइस, इट इज अ एक्यूरेट। एक्यूरेट ट्यूनिंग डिवाइस ओके, यूज करते हैं इसको। ठीक है, ओके ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप का सेंसिंग डिवाइस है। अगर आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट सेम का याद होगा, उसमें एक फिनोमेना होता था रेजोनेंस। आप में से कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? मैथ मत बोलो, मैं फिजिकली पूछ रहा हूँ। रेजोनेंस ये बल्कि क्लास 12 में भी होता है ये रेजोनेंस। अरे कोई तो बोलो, एनीवन गिव अ शॉट। मैं कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ फिजिकली क्या होता है रेजोनेंस। अब ये नहीं बोलना कोचिंग सेंटर का नाम है। मे बी आई शुड स्टार्ट। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो है। एनीवन, व्हाट इज रेजोनेंस, थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा। रेजोनेंस, फैजान? यस सर। ये आप तो दूसरे फैजान हो। अच्छा, मेरा मतलब सॉरी, तंजीब। आई एम सो सॉरी, यू शुड फियर गवर्नमेंट। तंजीब, यस। आर यू हियर? यस सर। तंजीब जरा आप मुझे माशाल्लाह बोलो, आप तो गिटार प्लेयर हो, रेजोनेंस क्या होगी? सर गिटार में देखो अक्सर यूज होती है। सर, जब ये ना, जब कोई हमारे पास वेव होती है ना, उसका एम्पलीट्यूड जब उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तक आती है ना, तो एम्पलीट्यूड ओके, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। रेजोनेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार चला रहे हो, यस सर। ठीक है, उसमें जो तार होती है ना, आपने देखा होगा, उसकी हम लेंथ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, यस सर। है ना? यस आप उसको अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल एक तार है और लंबी एक तार है, एक छोटी तार है, एक लंबी एक तार है, उसको आप सेम मतलब व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, सेम स्ट्रेंथ से उसको पुल करो। सर। एक की एक ट्यून होती है, दूसरी की दूसरी, मतलब आपके पास वो जनरेट होती है ना फ्रीक्वेंसी, यस। जिसको हम कहते हैं। यस सर। ये आपने देखा है ना? यस सर। तो जो आएंगे जिसने जब भी दो थोड़ा बहुत, फ्रीक्वेंसीज एड अप हो जाती है, सॉरी, जब ये जिसमें, दो सिग्नल्स की आई गेस एम्पलीट्यूड एड अप हो जाता है, वो रेजोनेंस वो एक हाई एम्पलीट्यूड की सिग्नल बनाता है ना। हाँ, मतलब देखो रेजोनेंस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बहुत सारे फिजिकल डिवाइसेस में रेजोनेंस मिलता है। बेसिकली it's a common English word as well. For example, I can say that two people are resonating with each other. उसका opposite होता है dissonance. For example, the proposals of the uh, I don't know, proposals of the prime minister, uh, uh, we are dissonant in his community or his constituency, whatever. रेजोनेंस का मतलब होता है सुर से सुर मिलना, जिसको हम यूजली उर्दू में कहते हैं। सो आपने ठीक कहा शायद। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कोई भी डिवाइस होती है, उसकी यूजुअली एक या एक से ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जिसपे अगर आप उसको एक्साइट करोगे, जैसे गिटार को हम कैसे एक्साइट करते हैं, हम अपनी उंगली या मतलब वट एवर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उंगली उंगली यूज करते हैं, उससे प्लग करते हैं गिटार की स्ट्रिंग्स को। तंजीब माशाल्लाह इज एन एक्सपर्ट। तो जिस फ्रीक्वेंसी से आप प्लग करोगे, हर एक जो तार होती है उसकी एक पर्टिकुलर प्लकिंग रेट है। तंजीब, कैन यू हेल्प अस आउट हियर? यस सर।
छोटी तार की ज्यादा प्लकिंग रेट है कि लंबी क्या नाम है इसका लंबी तार की? सर छोटी। क्यों? सर वो टाइट बंधी हुई होती है ना सर। तो जब आप उंगली से उसको खींचते हो, मतलब कितनी बार उसको पर सेकेंड, मैं वही आपको पता ना, मुझे नहीं पता नहीं वहाँ टर्मिनोलॉजी क्या है, प्लकिंग रेट क्या कहते हैं उसको जो वो उंगली से आप करते हो? पिकिंग। हाँ, पिकिंग पिकिंग। पिकिंग। तो वही, जैसे इसने कहा लंबी तार है छोटी तार है, एक्चुअली सेम तार है, उसकी लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वो उंगली, अगर आपने देखा होगा गिटार चला के, या किसी को देखा होगा ऑन स्टेज या यूट्यूब वट पे, तो हम उंगली से उसको एक्साइट करते हैं फॉर अ गिवन एक्साइटेशन, पिकिंग रेट जो भी कह सकते हैं उसको। हर एक तार एक पर्टिकुलर पिकिंग रेट पे बहुत ज्यादा ऑसिलेट करती है, अकॉर्डिंगली उससे साउंड प्रोडक्शन, वट एवर साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे पास कोई सिस्टम है, उसको आप एक्साइट कर रहे हो विद अ वोल्टेज और विद सम अदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से करंट, यू कीप एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, आप खाली फ्रीक्वेंसी वेरी करोगे, टिपिकली एट सम फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन इनपुट, आउटपुट इज वेरी लार्ज। सो आपने वहां पर देखा होगा वाइब्रेशन कैलोरीमीटर के अंदर, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी टिपिकली उसको हम सेट करते हैं 50 हर्ट्ज पे, क्योंकि वही हमारा सिग्नल इंपॉर्टेंट है। वहां पर बहुत एम्पलीट्यूड आपको बड़ा नजर आता है, मतलब जो वो नीडल है ना बहुत ज्यादा ऑसिलेट करती है। फॉर एनी फ्रीक्वेंसी अवे फ्रॉम 50 हर्ट्ज, से 48 हर्ट्ज और 52 हर्ट्ज और आजू आजू बाजू, देर इज हार्डली एनी मोशन, लगता ही नहीं आपको कि नीडल हिल रही है। तो बहुत ही प्रिसाइज मैकेनिज्म है जिससे हम पिन पॉइंट करते हैं, क्या नाम है इसका, कि 50 हर्ट्स कंपोनेंट है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? सो एनीवे, ये क्यों मैं आपको कह रहा था, क्योंकि आगे मैं इसको यूज करने वाला हूँ, मे बी टुडे और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, perhaps not today but certainly in the next class. So what we will do is we will start with the topic which is potentiometer. एक्चुअली लगभग लगभग आपका सब कुछ हो गया है कवर। अब आपके पास बेसिकली मोटा मोटा क्या है बचा हुआ, यू हैव टू स्टडी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें हमारे पास है क्या, वो तो आज अटक रहा है, एक सेकंड, हाय हाय हाय, ओके। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास बेसिकली अब बच गया, आई एम सो सॉरी। एक तो हमारे पास ये नॉन लोडिंग मेथड्स हैं, इनको नॉन लोडिंग क्यों मेथड्स कहते हैं वो हम देखेंगे। नॉन लोडिंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और करंट, जो भी आप कहते हो। उसके बाद हमको देखना है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, अगेन मोस्टली नॉन लोडिंग मेथड्स। फिर हमारे पास अगर टाइम बचा, या हो सकता है मैं आपको असाइनमेंट भी रख सकता हूँ, हमको है मेजरमेंट ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड मे बी स्लिप। ठीक है, तो ये तीन आपके पास मोटे मोटे टॉपिक अभी बाकी हैं। सो इन टुडेज क्लास हम पहला वाला टॉपिक खत्म करेंगे, और मे बी शायद सेकेंड वाले टॉपिक का पहला हिस्सा भी थोड़ा स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन वी विल मूव ऑन टू मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस। फिर उसके बाद डिपेंड्स ऑन क्या टाइम में रहता है क्या नहीं रहता है, वी विल लुक एट द फाइनल टॉपिक। ये छोटे छोटे तीन बेसिकली टॉपिक्स हैं, उनको क्लब करके एक में रखा हुआ है। सो लेट अस लुक एट लोडिंग एंड नॉन लोडिंग मेथड्स। देखो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेजर अ वोल्टेज, लेट्स अज्यूम दिस इज सम काइंड ऑफ अ सिस्टम। I'm so sorry. There is some kind of a load. For the sake of simplicity, let's keep it a resistance. It can be an impedance, it can be anything. आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज मेजर करनी है, तो आप क्या करते हो, आप लाओगे कोई वोल्ट मीटर, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है जब कहीं पर ऐसे बना होगा, व्हाट डज दिस मीन? एनीवन? अगर ऐसा बना, सॉरी सर एसी सोर्स। हाँ, इट इज एसी, ये साइन वेव। अगर ऐसा बना होगा
कभी कभी ऐसा बना भी होता है .3, इसका मतलब है डीसी, या सीधे अगर ऐसे प्लस माइनस होगा इसके अंदर, सो दैट इज डीसी। एनीवे, यहाँ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डीसी की, बट इट्स इक्वल, सॉरी एसी की, बट इट्स इक्वली ट्रू फॉर अ डीसी सिस्टम एज वेल। सो you have to measure this voltage, so let's call this A and let's call this point B। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हमने बहुत सारे टाइप ऑफ वोल्ट मीटर्स देखे थे, हमने देखे थे कि लगभग सारे जो गैल्वेनोमीटर होते हैं दे आर इंटरनली एमीटर्स, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ constantly large resistance। फिर सर हमने इसको देखा क्यों हो था, रहा सॉरी, है? सर इसको क्यों हो रहा है? व्हाट अबाउट नाउ, अभी भी सर शोर आ रहा शायद माइक हिल रही है, आपने ईयरफोन शायद लगाया है। है? ओके, मैं माइक निकाल देता हूँ। ओके, व्हाट अबाउट नाउ? तो मुझे खांसी है, हो सकता है उसका शोर मत है, ना 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 आपको सर, आवाज? हाँ, माइक जो हिलती है, जो माइक हिलती है ना, वैसा वाला शो। ओके, जरा मैं ऐसे रखता हूँ। आप कुछ फर्क है? सर फिलहाल ठीक है। ओके, आप मुझे बताया करो। So we want to measure this voltage. How do we measure this voltage? We connect a suitable voltmeter. How does the voltmeter measure this voltage? Typically, if it is a ammeter which has been converted to a voltmeter, we when we connect this voltmeter, a current flows through it. Let's call it IV. That in turn produces a deflection, and therefore this deflection gives us an idea of the current and hence an idea of the voltage. This is what is known as a loading instrument. लोडिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट it takes in some energy from the system where it is performing its measurement operation. So यहाँ पर अगर आप देखोगे, this voltmeter is drawing some current, it is drawing some energy from this circuit where it is supposed to measure some kind of a measure this voltage. So at जब हम शंट्स वगैरह भी पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बोला था आइडियली स्पीकिंग अ वोल्टमीटर शुड बी एन ओपन सर्किट। This is ideal, it should be open circuit. In other words, this current should be zero. Because remember, if this current, let's assume इसकी हाँ series में कुछ resistance है, as the current drawn by this voltmeter increases, the current flowing in this system increases. As the current flowing in this system increases, ये वाला system, ये जो तारे हैं connecting में, the voltage draw from this point to this point increases, and therefore the voltage that we have been trying to measure changes. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके जो लोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इज perturbed, इट इज अफेक्टेड, इट इज चेंज्ड, इट इज व्हाटएवर, इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। नाउ इन मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक है, बट देयर आर सम प्रिसाइज क्या कह सकता हूँ मैं, मेजरमेंट्स where you are forced to, where this is simply not applicable, ठीक है। आधे आपके पास कुछ नीश भी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर आपके पास मेजरमेंट्स होती हैं वोल्टेज या करंट की, जिसमें ये जो एरर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग इफेक्ट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो गाइस थॉट अबाउट इट एंड इन फैक्ट this is a rather old technology. They came up with a device known as a potentiometer. So anyone, what is a potentiometer? Anyone? अरे कोई तो बोलो यार, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियल को मेजर करे ना, ओके, होता क्या है लेकिन? ईएमएफ को शायद। हाँ, ईएमएफ इज पोटेंशियल, होता क्या है भाई? सर क्या मतलब? पोटेंशियोमीटर से क्या मुराद है, मतलब आपको बोलेगा कोई व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या होता है? यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 11th की 12th। Fazan, have you heard of the term before? What is potentiometer? यस सर। तो बोलो भाई जिसने सुना है। सर एक बोर्ड एक होता है जिसपे वो वायर होती है, इसके टर्न्स कब होते आप हैं।
शाबाश। जिसके और जिसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं, उसकी स्केल होती माशाल्लाह है, उसकी कोई स्केल होती है। माशाल्लाह। फिर जिस पॉइंट पे हम कनेक्ट करते हैं उसकी हम ये रेजिस्टेंस निकालते हैं या लेंथ उसकी, निकालते हैं। हाँ वही। फिर उससे क्या पता चलता है? एक्चुअली इससे 3 चीजें पता चलती है शायद, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज उसकी, और भी कुछ, और भी था कुछ, और भी था कुछ है। ईएमएफ शायद, तो याद नहीं। हर एक चीज निकलता है। देखो बेसिकली इसे सही कहा आपको। बस देखो सिंपल इसमें लॉजिक है। हम क्या करते हैं, हम लाते हैं एक बैटरी। बैटरी ऐसी है कि इसकी वोल्टेज हमको पता है। उसका मतलब यह है दिस इज अ कैलिब्रेटेड बैटरी। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने आपको दी है, या आप इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हो घर के अंदर, सॉरी नॉट घर के अंदर, लैब के अंदर। उसके बाद मैं आप सिंपल सिस्टम बनाता हूँ। अगर आपको थोड़ी डिटेल डायग्राम देखनी है, प्लीज रेफर टू योर बुक और वट एवर। हम क्या करते हैं, हम एक रेजिस्टिव तार लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने एक ही मतलब उसका लेंथ दिखाया है। बेसिकली ये जिगजैग पैटर्न में है। उसका मतलब है ये यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, फिर ऐसे जाती है। बेसिकली टू कट डाउन ऑन द स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज आपको लेंथ इसकी काफी हाई होती है। सो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। रिमेंबर बैटरी इज ऑलवेज डीसी, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इसमें उल्टा नीचे नहीं है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस बैटरी ईएमएफ इज ई एप्सिलॉन, एंड लेट्स अज्यूम कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम हमको किसी और बैटरी या किसी और वोल्टेज, किसी डीसी वोल्टेज को मेजर करना है। हम क्या करते हैं, ये देखो आप, हम लाते हैं वो हमारी जो डीसी वोल्टेज है जिसको मेजर करना है, उसका नेगेटिव टर्मिनल हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करते हैं इस तार के साथ, यूजिंग व्हाट इज नोन एज अ जॉकी। जॉकी क्या है? इट इज अ मूविंग कॉन्टैक्ट। आप इसको फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कहीं भी हिला सकते हो। इट इज काइंड ऑफ लाइक अ रियोस्टैट में जो आपके उस मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। सो लेट्स अज्यूम दिस इज द अननोन वोल्टेज दैट यू हैव टू मेजर वी। ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ कि ना? ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मैं भूल गया था, यहाँ पर हम एक इंडिकेशन के लिए एक डीसी गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। So this is a galvanometer. It is a DC galvanometer because we are working with a DC system. ठीक है? Is this clear? So hopefully आपको थोड़ा 11th 12th याद आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखो इसका बेसिक आइडिया क्या है। ये जब जॉकी क्या नाम है इसका, एट दिस पोजिशन है मौजूद, एट दिस पॉइंट। सो लेट यूज अ डिफरेंट पेन। लेट्स अज्यूम दिस इज 0 पॉइंट एंड दिस इज L पॉइंट। L माने लेंथ। ये जो आपका जॉकी है, इट कैन बी वैरीड, इट्स पोजिशन कैन बी वैरीड फ्रॉम एनी प्लेस टू 0 टू L। जब जॉकी L पे है, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट, देर इज नो पोटेंशियल, देर इज नो वोल्टेज विच इज सीन टू दिस नेटवर्क हियर। उसको कोई वोल्टेज नजर नहीं आती है। जब जॉकी आप लेफ्ट की तरफ मूव कराते हो लाइक दिस, ठीक है, यहाँ लेते हो, जितना आप दूर जाओगे फ्रॉम दिस पॉइंट उतनी ज्यादा वोल्टेज आपको नजर आती है। फाइनली व्हेन यू रीच दिस पॉइंट, द मैक्सिमम वोल्टेज विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस ईएमएफ, अज्यूमिंग कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कम है, दैट इज विजिबल। ठीक है। So by varying the position of this jockey here, which is a variable movable contact, a voltage from 0 to plus E can be generated. ठीक है। So यहाँ पर आप देखो, let me draw a simple figure. This is a open circuit voltage generated at this point. So I will call this VOC. ये आपके पास पॉइंट है 0, ये आपके पास पॉइंट है L,
if this corresponds to E, आपकी जो वोल्टेज जनरेट हो रही है, oops, could be a straight line, मगर बनाओ कैसे? It's a straight line, hopefully आपको नजर आ रहा है. It is like this. It is this Q curve. So by varying the position of this jockey, which is connected in series with the galvanometer, you can generate a variable voltage. Is this clear? So यहाँ पर आप देखो, let's assume कि जो आपके पास ये voltage है V, it is maybe this at equal to this point. ठीक है? जब jockey उसके corresponding point पे पहुंचेगा, let's call this X. इसका मतलब है, let's assume यहाँ से लेकर यहाँ तक length आपके पास X है. At this point, the voltage generated across the potentiometer and the voltage of whatever it is that you are connecting to this, they are exactly same. If they are exactly same, अगर आप इस galvanometer को देखोगे, it does not see any voltage drop. Look at this galvanometer. यहाँ से है, यहाँ से भी voltage V है, यहाँ से भी voltage आपकी V है, ये आपका बेचारा galvanometer है बीच में. ठीक है, ये वाली V वोल्टेज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगी, ये वाली वोल्टेज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगी, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट दैट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर. तो आपको गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. एट एनी अदर पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स के थोड़ा लेफ्ट की तरफ चले गए, या आप एक्स के थोड़ा राइट की तरफ चले गए, ठीक है. सो लेट मी कॉल दिस एक्स negative and let me call this x positive. Negative for left, positive for right. At x positive, जो आपके पास ये वाली वोल्टेज है seen across the potentiometer that is greater than V, तो आपके पास करंट फ्लो है यहाँ पर. It is the current is flowing from the galvanometer into this network, जो भी है बाकी network. At x negative, the voltage across the galvanometer is smaller compared to V, and therefore current flows in the reverse direction. In both cases, there is some current flow in the galvanometer. We do not require the value of that current flow, खाली हमको पता होना चाहिए कि current flow कुछ हो रही है. ठीक है. So this kind of galvanometer, इसमें कोई specific property है, ये है कि नॉर्मली जो हमारे एमीटर वगैरह होते हैं उसमें वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, इन द सेंस आपको जो डीसी एमीटर होता है उसको आपको यहीं से दिया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. अगर आप उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट शो योर डिफ्लेक्शन. यहाँ पर जो हम ये गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, यहाँ बाय डायरेक्शनल है. सो आप इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ कि उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ, इट विल ऑलवेज शो अ डिफ्लेक्शन. We are not interested in deflection, rather we are interested in a lack of deflection. Lack of deflection is only possible when the potentiometer is balanced, when this voltage, the applied voltage, is exactly the same as this voltage. So अगर मुझे ये L पता है, ठीक है, और मुझे ये E पता है, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये L है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये कैसे मुझे पता है? ये इसमें नॉर्मली अगर आप पोटेंशियोमीटर को भी आपने देखा होगा, इसमें मार्किंग लगा के होती है, तो आपको टोटल लेंथ पता है जैसे स्केल होती है. ई का वैल्यू मुझे पता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो ये कैलिब्रेटेड आपके पास ये बैटरी होनी चाहिए. टिपिकली हम निकल कैडमियम वगैरह कोई बैटरी उससे कैलिब्रेशन इसकी करते हैं. ठीक है. तो अगर ये एक्स को मैं मेजर करता हूँ, कैसे मेजर करूंगा? मैं इस जॉकी को लेफ्ट राइट हिलाऊंगा, अल्टीमेटली आई विल रीच अ पॉइंट under normal conditions where there is no deflection in the galvanometer. वहां पर मैं x मेजर करूंगा, मुझे ऑटोमेटिकली v मिल गया ना. यहाँ अगर आप देखोगे, दिस इज I will rub off here because I don't want to draw it again. अगर आप ब्लू कर्व को देखोगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. So if I look at this triangle here, tan of theta perpendicular by base, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, that is equal to v by x, which is equal to ये by this.
So that is E by L. This in turn implies that V is equal to X into E by L. This E by L is the Galois potentiometer constant. It is the ratio of the EMF of the battery, assuming that we neglect this क्या नाम है इसका internal resistance. We can even include this. थोड़ा इसमें modification करनी पड़ेगी फिर. Divided by the length, overall length of the potentiometer. If I know this constant, and if I measure this by looking at the position of the jockey where galvanometer shows no deflection, I can immediately find out the value of V. Is that clear? So, what are the advantages? As you can see, when you get a reading of whatever was the voltage that you are trying to measure, at that location, there is no electrical flow either from the galvanometer to this network or from this network where you are trying to measure the voltage to the galvanometer. क्योंकि उन दोनों केसेस में जो आपका ये क्या नाम है गैलोमीटर, मेरा मतलब पोटेंशियोमीटर, उन दोनों केसेस में जो आपके पास यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो वो एक दूसरे को काट देती हैं, एक दूसरे को अपोज करके इंश्योर करती हैं कि कोई आपके पास करंट फ्लो नहीं है. सो व्हेन पोटेंशियोमीटर इज बैलेंस्ड, there is no current flow in either direction, either from the potentiometer to the circuit or from the circuit to the potentiometer. यहाँ पर वैसा नहीं था. When you are trying to measure this voltage AB, you require a current to flow through your potentiometer, to your voltmeter. ठीक है? So how do we use this? Basically हम क्या करते हैं? If you want to go for a precise measurement, precise का मतलब है बहुत ही accurate, actually not exactly accurate measurement हमको चाहिए. हम क्या करते हैं? पहले हम normal voltmeter लगाते हैं. ठीक है, उससे हमको मिल गया, लेट्स अज्यूम ये जो आपकी वोल्टेज है, लेट मी टेक अ नोशनल वैल्यू, लेट्स अज्यूम जो आपका ये वोल्टेज है उसने आपको दिखाया ये है 40 वोल्ट, व्हाटएवर, मैं कोई रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ. ठीक है, ये इसने दिखाया V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, व्हाई एम आई राइटिंग अप्रोक्सीमेटली? रीजन इज व्हेन यू कनेक्ट दिस वोल्टमीटर, ये लोड करता है सर्किट को, तो ये रीडिंग थोड़ी चेंज हो जाती है. Actual voltage may be 40.1 और 39.9, I don't know. ठीक है, the reason is ये जब वोल्टमीटर आप कनेक्ट करते हो वो लोड करता है आपके नेटवर्क को. सो अब मुझे 40 पॉइंट क्या है कि 39 पॉइंट क्या है वो मुझे निकालना है. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल गेट दिस क्या नाम है इसका पोटेंशियोमीटर. आई मे नॉट बी एबल टू गेट एग्जैक्टली सच अ लार्ज वोल्टेज, बट लेट्स अज्यूम कि मेरे पास है. लेट्स अज्यूम EMF इज इक्वल टू 100. प्रैक्टिकली हमारे पास कभी इतनी बैटरी नहीं होती है, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ. ठीक है, और मेरे पास L है. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स अज्यूम L इज 1 मीटर. ठीक है, L 1 मीटर का मतलब होता है अराउंड 3.3 फुट, ताकि मेरी कैलकुलेशंस आसान हो जाए. तो अगर आप यहाँ देखोगे V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू X इंटू E बाय L. सो अगर ये वोल्टेज एक्यूरेट है, 40 इज इक्वल टू 100 by L into X. From this we will get X is equal to 0.4 meter. So हम क्या करते हैं, हम आंख बंद करके, अगेन जिसमें आपको बार बार कहता हूँ, we don't use meters after closing our eyes. We always have to go for a prior calculation and so on and so forth, assessment of the network conditions. उसके बाद हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. तो हमको पता है वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 40 वोल्ट, जो हमको वोल्ट मीटर से पता चल गई. तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये क्या नाम है जॉकी पोजीशन है, देयर आर एन इनफिनिट नंबर ऑफ पोजीशंस फ्रॉम 0 to L, क्योंकि इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, हम वो वैसा नहीं करते. हम 40 जो पोजीशन है, यानी कि इसकी लेंथ है 1 फुट, तो 1 फुट का, सॉरी नॉट 1 फुट, 1 मीटर, 1 मीटर का 40% पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं. उसके दाएं बाएं कहीं ना कहीं तो होगा. तो आपको आया समझ हम कैसे यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर? एनी क्वेश्चंस? हेलो हेलो तंजीब, आर यू स्टिल देयर? यस सर. वही सवाल, नो सर. ये आया समझ बिल्कुल? यस सर. चलो अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी. क्या मैं कहूँ. ओके, तो होपफुली ऑडियो सब ठीक है. यस सर, ठीक है. सो इसमें थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह है. कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि प्रैक्टिकल कुछ चीजें होती है, आप वो बुक से देख सकते हो.
मैंने सब कुछ फंडामेंटल्स का समझाया है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो आपने नहीं पढ़ा होगा 12th में, दैट इज एसी पोटेंशियोमीटर। एसी पोटेंशियो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज अ डीसी पोटेंशियोमीटर, क्योंकि यहाँ बैटरी थी ना, ये बैटरी है, बैटरी मींस डीसी। क्या मैं एसी मेजरमेंट के लिए इसको यूज कर सकता हूँ, इस वाले पोटेंशियोमीटर को? हाँ, एनीवन? मेरे पास सर्किट है, उसमें एसी वोल्टेज करंट है, क्या मैं ये वाला पोटेंशियोमीटर वहां यूज कर सकता हूँ, एग्जैक्टली सेम ये वाला? नो सर, शायद नहीं बाय सर, क्योंकि वहां पे मत बैलेंस हो गई है कभी। बैलेंस ही नहीं होगा ना। देखो, इसमें हमको पोटेंशियोमीटर में नॉन लोडिंग बनाने के लिए, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए, आई हैव टू इंश्योर कि जो यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज है दैट इज द सेम एज दिस टू दिस वोल्टेज। अगर ये मेरे पास डीसी है, ये जो मेरे पास वोल्टेज है दैट इज डीसी, ये वाली वोल्टेज है मेरे पास एसी। डीसी और एसी बैलेंस कैसे हो सकते हैं? हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हमारे पास एक डीसी वोल्टेज है, दूसरी एसी वोल्टेज है। आप उल्टा भी लटक जाओ, कभी ये एक दूसरे के बराबर कंटिन्यूअसली नहीं हो सकते हैं, मोमेंटरली एक दूसरे को टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इसने टच किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। So, moral of the story: this DC potentiometer cannot be used for measurement of AC voltages or currents or whatever. So, what we have to do is we have to use a AC potentiometer. अब मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, ये है कोई AC सोर्स, ठीक है, ये तुल में लगा हुआ, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये AC सोर्स है। अब E के बजाय वट एवर जो भी आप कहना चाहते हो, लेट मी राइट इट कैपिटल E। AC का खाली मैग्नीट्यूड होता है कि और भी कुछ होता है? खाली E लिखना काफी है? एनीवन? सर फेज भी होता है। फेज भी होता है ना। सो मैं कोई फेज आर्बिट्ररली चूज कर सकता हूँ, सो लेट मी चूज दिस फेज टू बी जीरो, लेकिन बाकी आप डिफरेंट हैं। सो यहाँ पर देखो, अब सेम मैं चीज करूंगा। ये मेरे पास कोई वोल्टेज है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी। इट इज कनेक्टेड, इट इज अ पार्ट ऑफ सम नेटवर्क जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ लोड है वट एवर जो मैं मेजर करना चाहता हूँ। इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसको मैं अब यहाँ पर, ये वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होगा क्योंकि एसी कंडीशन है यहाँ पर। जॉकी के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरा जॉकी है। ये वाली वोल्टेज जो है ना, लेट्स अज्यूम दिस इज वी एट एन एंगल ऑफ फाई। इन जनरल फाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। मुझे आप बोल सकते हो ये जो आपके पास वोल्टेज है ना यहाँ पर जो जनरेट हो रही है, लेट्स कॉल दिस वी पोटेंशियोमीटर, वीपी, इट इज अ फेजर। ये मुझे कोई कह सकता है ये कहां से कहां, इसका नेचर क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कहां से कहां वेरी हो सकती है, इसका मोड कैसे चेंज होगा, इसका फेज कैसा चेंज होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मिड पॉइंट पे रखा, ठीक है, मुझे ये वोल्टेज कितनी होगी यहां से यहां तक? जल्दी बोलो ना। अरे सेम है ना, ये कहाँ गया ये है ना, आपको वोल्टेज मिलती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ वोल्टेज जीरो मिल रही है, यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम यानी कि ई मिल रही है, तो मिड पॉइंट पे क्या मिलेगी? जल्दी बोलो ना भाई। अभी हमने देखा ना वोल्टेज का वेरिएशन। हाँ, हाफ मिलेगी हाफ मैक्सिमम मिलेगी। से। हाँ, हाफ मिलेगी मिड पॉइंट पे। फेज क्या होगा? ये रेजिस्टेंस है, रिमेंबर। फेज क्या होगा? सर जीरो शायद। होगा ना। यहाँ पर आप देखो, जो आपको वोल्टेज मिलती है ना फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन अ रेजिस्टेंस, दैट इज गिवन बाय रेजिस्टेंस टाइम करंट। उसका मतलब है, क्योंकि रेजिस्टेंस में उसका मतलब यह है कि वोल्टेज आपकी फेज इन फेज होगी करंट को, है ना। और जो करंट है दैट इज इन फेज विद दिस ई, ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना, लाइक दिस।
Oops. करंट फ्लो ऐसे हो रही है ना, सो जो आपको करंट फ्लो हो रही है वो है बिकॉज हमारे पास एक ईएमएफ है ई, उसको एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है, सो द करंट इज आल्सो इन फेज विद दिस ई, उसका फेज जीरो है, यहाँ पर भी फेज जीरो है। सो आप इस पॉइंट पे स्टार्ट करोगे, खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहां तक पहुंचोगे खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, फेज इज नॉट अफेक्टेड। सो हो सकता है दिस फेज फाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट अस अज्यूम दिस v इज इक्वल टू, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इसका आरएमएस वैल्यू जो आप मेजर करना चाहते थे। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स अज्यूम ये आपका v था e/2। अगर ये डीसी होता हम क्या करते, इस जॉकी को मिड पॉइंट पे लगाते तो हो गया टाटा बाय बाय, यहाँ पर वोल्टेज e/2, यहाँ भी e/2, तो खत्म। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिल रही है पोटेंशियोमीटर की, दैट इज e/2 लाइक दिस, इसका फेज जीरो है। ये जो आपकी वोल्टेज है दैट इज e/2 लाइक दिस, इसका फेज क्या है, पाई। आर दीज टू वोल्टेज इक्वल, ये और ये इक्वल है? एनीवन? पोटेंशियोमीटर की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है e/2, फेज जीरो है। जो नेटवर्क की वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड मैंने कहा यहीं से सिंप्लीफाइड को एग्जांपल मैंने दे दी, उसका मैग्नीट्यूड e/2 है, लेकिन फेज फाई है, विच कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। आर दीज टू वोल्टेजेस इक्वल? क्या मैं कह सकता हूँ ये दो फेजर इक्वल है? अरे कोई तो जवाब दो भाई, हाँ या ना ही बोलना है। ये और ये फेजर सेम है कि नहीं है? नो सर। हाँ, तो अभी तक क्यों आप जवाब नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं है सेम? हेलो, वाई आर दे नॉट इक्वल? इनमें इनइक्वालिटी का वजह क्या है? फेज डिफरेंस है ना उनमें, फाई है ना, एंड फेज डिफरेंस है। हाँ, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, दिस माइनस दिस, सो दिस विल बी दिस वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेक्टर है। This is obviously not equal to zero, even though the magnitudes are the same, because there is a phase difference. The difference of the voltages is not equal to zero because there is a net voltage seen by this network here, ये जो यहाँ circulate हो रहा है, that is this yellow voltage। ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना, उसमें तो भी करंट फ्लो हो रही है। ये जो आपका बीच में मैंने आपको ये गैल्वेनोमीटर वाइब्रेशन या इंडिकेशन के लिए लगाया है, उसका मतलब ये है कि आपका जो ये मतलब अरेंजमेंट है ये कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता है। इवन दो मैग्नीट्यूड्स आर द सेम, phases are different, and hence the two voltages are not the same। voltage का मतलब है phasor, because voltages are not the same, this potentiometer can never be balanced। only condition for balancing is if phase is equal to zero। लेकिन उसकी क्या गारंटी है, मुझे क्या पता फेज क्या है? फेज तो मेरे कंट्रोल में है। वो किसने कहा कि अगर मेरा ये जो लोकल मैंने पोटेंशियोमीटर में फेज जीरो रखा है तो मेरा जो नेटवर्क है उसमें तो फेज कुछ भी हो सकता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नेटवर्क है, अम, ये नेटवर्क है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, दिस इज आर एल सी। तो ये अगर आपने थोड़ा बहुत सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा, ये जो आपके पास ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, दिस इज वी सी फेजर, दिस इज वी एल फेजर, दिस इज वी आर फेजर। तो ये कैसी होती है, वी आर ऐसा है, ठीक है, वी एल ऐसा है, और वी सी ऐसा है। इनमें न सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, देयर इज आल्सो अ प्रोनाउंस्ड फेज डिफरेंस। इवन दो ऑल द थ्री वोल्टेजेस आर प्रेजेंट इन द वन एंड द सेम नेटवर्क, लेकिन उनमें फेज डिफरेंस है। अब मुझे क्या पता ये क्या फेज है, यहाँ पर ये फाई है, ये जीरो है, ये 10 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। So the fallacy of my statement was, I am trying to basically balance a voltage which has two components. It has a magnitude component as well as a phase component, or it has a real component and an imaginary component, क्योंकि ये complex number है, by using only a single parameter। मैं यहाँ vary क्या कर रहा हूँ, मैं खाली ये length vary कर रहा हूँ, ये x,
या तो 0 पोजीशन पे है या तो x मेरा L पोजीशन पे है, जो मैक्सिमम लेंथ है मेरी पोटेंशियोमीटर की। एक पैरामीटर से आप दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हो जब मेरे पास दो अननोन है, मैग्नीट्यूड भी अननोन है, फेज भी अननोन है। So basically what I have to do is I have to somehow generate a variable voltage। पोटेंशियोमीटर क्या जनरेट कर रहा था, वेरिएबल वोल्टेज, या 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन खाली मैग्नीट्यूड वैरी नहीं करना है, मेरे को फेज भी किसी तरीके से वैरी करना है। इज दैट क्लियर? सो कैसे करते हैं फेज वैरी? मैग्नीट्यूड वैरी करना तो आसान खेल है, बट मेन इशू इज हाउ डू वी मैनिपुलेट फेज। ओके, आप यहाँ कहाँ पहुंचे हो, क्या नाम है इसका, मशीन्स में क्या पढ़ रहे हो आप? सर मोटर्स, मगर कौन सा मोटर भाई? इंडक्शन मोटर पढ़ा? डीसी मोटर्स। व्हाट अबाउट इंडक्शन, कि वो आपको मशीन जमाने में नहीं है? सर वो हमें है नेक्स्ट सेमेस्टर। तो खैर आप यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर दिस देन। तो खैर बेसिकली हमारे पास क्या इशू है, हमारे पास एक सिंथेसाइज हमको करना है, एक फेजर। फेजर को सिंथेसाइज करने का मतलब ये है, दो इक्वलेंट वेज हैं फेजर को डिस्क्राइब करने के। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट मेथड, उसमें हम बोलते हैं ये हमारा फेजर है V, उसका एक रियल कंपोनेंट है VR और इसका इमेजिनरी कंपोनेंट है VI। सो एवरी वोल्टेज फेजर और करंट फेजर और एनी काइंड ऑफ फेजर basically has two variables, both are real by the way, VR plus J times VI। अगर आप ये वेरिएबल बनाएं और ये वेरिएबल बनाएं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बिकॉज आपने दोनों को वैरी किया, VR और VI भी वैरी हो गया, तो इसका जो फेज है फाई वो भी वैरी किया जा सकता है। लेट मी नॉट कॉल इट फाई, लेट मी कॉल इट थीटा। थीटा को वैरी वैरी करके अगर मैं किसी तरीके से इस वाले केस में ये जो एंगल है यहाँ से जिसको जो मैं 0 ले रहा था, अगर मैं उसको फाई के बराबर कर लूं तो मेरी प्रॉब्लम हो गई ना सॉल्व, मुझे खाली मैग्नीट्यूड मैच करना है। ठीक है, तो दूसरा जो मतलब एक्चुअली ज्यादा आसान तरीका है वो ये हो गया कि मेरे पास कोई फेजर है, उसको मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ इन व्हाट इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं कह सकता हूँ देखो भाई इसकी एंगल है थीटा, जो ये करता है सबटेंड विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, ये है आपकी इमेजिनरी एक्सिस, और इसकी जो है लेंथ है कुछ, दिस इज मॉड ऑफ वी। तो जो मेरा फेजर है it is equal to some length at an angle of theta, they're equivalent representations, but in the real world of engineering they are not equivalent, इनको थोड़ा बहुत different तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है, let we will start with this because it's somewhat easier to understand, I will not say completely easy to understand but anyway ठीक है। तो ये जो आपके पास हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल मैग्नीट्यूड और वेरिएबल फेज जनरेट करते हैं। इसमें हम वेरिएबल रियल पार्ट और वेरिएबल इमेजिनरी पार्ट इंडिपेंडेंटली जनरेट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VI स्क्वायर एंड tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी बाय रियल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। सो पहले केस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अगर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ V वैरी किया और थीटा किसी तरीके से वैरी किया, मैं थीटा और मैग्नीट्यूड वैरी कर करके मैं अपनी इस जो अननोन वोल्टेज है उसको बैलेंस आउट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ E/2 हो और फेज भी सेम हो, यहाँ 0 डिग्री नहीं चलेगा, यहाँ 5 होना चाहिए, बिकॉज जो वोल्टेज है जिसको मुझे मेजर करना है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता बाय द वे, नहीं चेंज करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं क्या नाम है पोटेंशियोमीटर। मैं इस पोटेंशियोमीटर की वोल्टेज का फेज चेंज कर दूंगा, जो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में मुमकिन नहीं है। तो हम पहले ये वाला स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं पोलर पोटेंशियोमीटर। इट्स आल्सो समटाइम्स कॉल्ड ड्राइसडेल पोलर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कैन यू हियर मी? आई होप आई एम ऑडिबल कम से कम। Yes, sir.
इसमें बेसिकली हम यूज करते हैं व्हाट इज नोन एज अ टू फेज इंडक्शन जनरेटर। अब ये तो अब आपको पता नहीं है उतना, या आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ना है। कोई मुझे कह सकता है, ये हम वो नहीं बोलना थ्री इडियट वाला, वो इंडक्शन मोटर पे पूछूंगा क्या हुआ, कोई मुझे कह सकता है इंडक्शन मोटर कहाँ यूज होता है? कोई एग्जांपल इंडक्शन मोटर की? एनीवन? अरे कोई तो एग्जांपल दे दो। ये ना हो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कल जाओगे वहां क्या नाम है इलेक्ट्रिशियन दुकान के पास, तो वो आपको बोलेगा रोक करेगा से क्या परांच। अब बोलो ना जल्दी इंडक्शन मोटर कोई एग्जांपल एक। अरे इतना आसान है। सर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ओके, नाउ डेज यूज करते हैं, उससे भी कॉमन एग्जांपल है जो हर घर में है, खासतौर पे कश्मीर में। वॉशिंग मशीन। ओके, हर घर में है वॉशिंग मशीन। फैन। फैन या दूसरा हमारे पास एग्जांपल है जो मोटर होता है ना, जो पंप लगाते हैं गांव देहात में फॉर एग्जांपल, क्या कहते हैं इसको, आपने देखा होगा पंप सेट होता है ना जिससे इरिगेशन करते हैं, या घर में हम लगाते हैं अगर हमको टैंकी में पानी चढ़ाना होता है, इट्स ऑल्सो इंडक्शन मोटर। एनीवे, अगर आपने कभी जहमत की होगी फैन का जो अम, पुर्जे पुर्जे निकालने की, वहां पर आप देखोगे, अगर आप में से कभी किसी ने फैन को देखा होगा, जहमत उठाई होगी कि सारा पापा ही काम करता है घर में, उसमें आपने देखा होगा उसमें एक कंडेंसर लगा होता है, छोटा सा मतलब बैटरी जैसी होती है। अगर आपको कभी फैन खराब हुआ होगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिशियन आता है ना, वो इस कंडेंसर को देखता है। ये छोटी सी बैटरी होती है, मतलब साइज में कितना बड़ा होगा, मान लो जो वो बड़ी बैटरी नहीं होती है, मान लो उससे थोड़ी बड़ी होती है बल्कि। जो घर के इंडक्शन मतलब जो ये मोटर होते हैं वो बेसिकली टू फेज मशीन्स होती हैं। अब क्यों इसका नाम है, आपको पता है सिंगल फेज क्या होता है, आपको पता है थ्री फेज क्या होता है, वैसा हमारे पास टू फेज भी होता है। अब आई विल नॉट वेस्ट टाइम क्योंकि आपको पढ़ना ही है मशीन्स में, सो आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, रेस्ट यू विल हैव टू बेसिकली टेक इट फ्रॉम मी। ठीक है, इसमें हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक हमारे पास है इन फेज वाइंडिंग, दूसरी हमारे पास है आउट ऑफ फेज वाइंडिंग। यूज अ डिफरेंट कलर। आपने डीसी मोटर पढ़ा है ना? यस सर। व्हाट इज स्लिप रिंग? स्लिप रिंग क्या हुआ भाई? सर जो ना अगर हमारे पास वो एसी होगा ना, मतलब ऑल्टरनेटिंग है इनपुट, हम्म, फिर सर वो हो जाएगी ना रोटेशन बार बार चेंज, मतलब पहले क्लॉकवाइज फिर काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक। ये उसी के लिए लगता वो कॉमेटेटर हो गया, स्लिप रिंग क्या हुआ? वो कॉमेटेटर होता है ना, वो बेसिकली आपको स्वैप करता है, लेकिन कॉमेटेटर के एक और चीज होती है उसको हम स्लिप रिंग कहते हैं। वो भी कॉमेटेटर जैसा भी नहीं होता है। जब भी आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसे आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उठाने होता है ना, तो आपको स्पेशलाइज मैकेनिकल इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसको हम स्लिप रिंग कहते हैं। खैर, आप नेक्स्ट समय पढ़ ही लोगे अगर अभी नहीं पढ़ा है। उसके बाद हम यही करते हैं जो हम करते आए हैं। ठीक है, ये है मेरा रियोस्टेट। ठीक है, सॉरी, ये है मेरा पोटेंशियोमीटर। उसके बाद ये जो मेरे को वोल्टेज करनी है मेजर, यहाँ ये रहा जॉकी, ये रहा मेरे पास वाइब्रेशन गैलोमीटर, और ये है मेरे पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये वोल्टेज जो मुझे मेजर करनी है, सो आई विल कॉल दिस वी मेजर्ड और मी टू बी मेजर्ड। ठीक है, देखो ये जो अरेंजमेंट हमारे पास है, आपने देखा होगा जो हमारी मशीन्स होती है उनमें हमारे पास वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा
जो डीसी मशीन होती है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होती है, स्टेटर पे कि रोटर पे? हाँ, रोटर। रोटर पे। और फील्ड वाइंडिंग? स्टेटर। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। जो नॉर्मली जो एसी मशीन्स है ना उनमें उल्टा होता है। जो एसी मशीन होती है, ये जो वाइंडिंग्स आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लू वाइंडिंग है और जो ग्रीन वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग्स हैं, ये हमको यहाँ स्टेटर पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ तो आपको लग नहीं रहा है वो कनेक्टेड है, कनेक्शन वगैरह आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में पढ़ोगे, लेकिन ये स्टेटर के ऊपर है। और जो रोटर है ना उससे हम कनेक्शन उठा रहे हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ अ डीसी मशीन, उसमें हम रोटर से कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्शन ले रहे हैं। आप इमेजिन करो कि डीसी मशीन का कम्यूटेटर हटा दिया, डायरेक्टली कनेक्शन उठाया, तो मेरे को एक एसी वोल्टेज जनरेट होगी। शोर बहुत आ रहा है। सॉरी, सर फिर से इशू है अरे पता नहीं अब, सर, अब रुक गया। पता नहीं क्या इशू है, मे मच लैपटॉप उसकी इशू। तो आपने देखा होगा जो कम्यूटेटर एक्शन होता है वो एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। अगर आपने कम्यूटेटर को टाटा किया, आपको एसी एसी रहता है, ये एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं अपने पोटेंशियोमीटर को। तो ये बेसिकली सेम इशू, ये वाला झंझट है। खाली इसमें ये जो हमारे पास ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, ये वाली, ये इसका कम से कम फेज फिक्स नहीं है, इसका फेज वेरिएबल है। ठीक है, फेज क्यों वेरिएबल है? बेसिकली ये जो हमारे पास लिखा तो मैंने है रोटर, लेकिन ये एक्चुअली फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि अगर आपने मतलब वो दूसरी बात है, फिक्स का मतलब ये है कि हमने आर्टिफिशियली किसी ना, मान लो रेंच से इसको बंद करके रखा होता है, और हम का मतलब है यूजर इसको रोटेट कर सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, बाय रोटेटिंग इट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज हम फेज पॉजिटिव दे सकते हैं, फेज नेगेटिव दे सकते हैं, जितनी मर्जी है उतना दे सकते हैं। ठीक है, अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, आई विल लीव दैट फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। जो भी आपको इंडक्शन मोटर पढ़ाएगा, इंडक्शन जनरेटर पढ़ाएगा, तो वहां पर आप प्लीज उसको ये बोलना, सर हमको ये पोलर पोटेंशियोमीटर सर ने पढ़ाया था, वो कैसा हुआ। सो एनीवे, ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली ये ट्रिक है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, ये वेरिएबल फेज जनरेट करता है यहाँ पर। लेट्स कॉल इट थीटा, इट इज वेरिएबल। यू वांट पॉजिटिव थीटा, अब इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करो। यू वांट नेगेटिव थीटा, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो। आपकी मर्जी, जो करना है करो। ठीक है, सो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये आपके पास सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई है, उससे आपने एक वाइंडिंग डायरेक्टली उठा के रखी, ये ब्लू वाली वाइंडिंग। और जो ग्रीन वाली वाइंडिंग है उसमें, इसको हम कहते हैं फेज शिफ्टिंग इक्विपमेंट। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वो हमने क्या नाम है, इस वाइंडिंग तो खुद इंडक्टिव होती है ना, क्योंकि वो कोर पे लगी होती है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली कैपेसिटेंस को ऐसा ट्यून करते हैं कि वो इंडक्टर को खत्म कर लेता है। तो ये वाली जो वाइंडिंग है इफेक्टिवली रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, ये वाली वाइंडिंग तो इंडक्टेंस की तरह बिहेव कर रही है। बिकॉज ऑफ विच इनके करंट्स के बीच में फेज डिफरेंस जनरेट होता है 90 डिग्री। फिर बाकी कहानी वैसे जाती है जब 90 डिग्री। फिर ये वैसा ही है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा इंडक्शन मोटर के अंदर, नॉट इंडक्शन मोटर, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, अगर आपको रोटेशन चाहिए होती है किसी बॉडी की, यू नीड टू फ्लक्सेस और उनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री, या मतलब 90 डिग्री नहीं, कुछ फेज डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी ये वाइंडिंग कुछ फ्लक्स जनरेट करती है, और ये जो ग्रीन वाइंडिंग है ये कुछ और फ्लक्स जनरेट करती है। इनके बीच में आइडली स्पीकिंग हम फेज डिफरेंस रखना चाहते हैं 90 डिग्री। अगर फेज डिफरेंस 0 होगा, ये रोटेट वोटेट नहीं करेगा ना, ना कुछ यहाँ पर मतलब ये इंडक्शन मोटर एक्शन कम से कम नहीं दिखाएगा। यू हैव अ क्वेश्चन? सर ये है ना वो ऊपर, ये आपने दो कॉइल्स बनाई कि इसमें एक रेजिस्टेंस है ग्रीन ये वाली। रेजिस्टेंस, ये वाला, यस सर। ये रेजिस्टेंस है ना, ये बेसिकली करंट को कंट्रोल करता है। यस सर। अगर फॉर एग्जांपल आपने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया यूजिंग रेजोनेंस, वहां पर जो रेजिस्टेंस रहती है ना वो बहुत छोटी है, क्योंकि वाइंडिंग की अपनी रेजिस्टेंस तो कॉपर है ना। तो ये हो सकता है कि ये वाइंडिंग जल सकती है, उसको लिमिट करने के लिए हम ये रियोस्टेट लगाते हैं सीरीज में, ताकि करंट लिमिट हो सके। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, सो एनीवे, इसमें फिजिक्स क्या है, मतलब ये कैसे जनरेट होती है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, मतलब इंडक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट की तरह। खाली ये है कि इसमें प्रॉपर एक रोटर है, उससे हम ये जनरेट करते हैं। बट रिमेंबर, इसका जो रोटर है वो नोशनल रोटर है।
अगर आपने इसकी बंदिशें हटाई तो ये रोटेट करेगा, बेशक करेगा, लेकिन हम जानबूझ के इसको जकड़ के रखते हैं। इसमें एक मैकेनिज्म होता है, मान लो जैसे रेंच मैकेनिज्म कोई ना, जिससे आपने देखा होता है वो जकटे रहता है, उसको मोमेंटरली आप इसको दाएं बाएं हिला सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये फिर इसको वापस बांध रखेगा। वरना आप इमेजिन करो ये रोटेट हो रहा है, ये तार वार नहीं अपने साथ ले जाएगा, ये वाली तार। ठीक है, सो ये था आपका पोलर। फिर आपके पास होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी वैसा ही है। कोऑर्डिनेट में हमें करना क्या है, हमको दो वोल्टेज जनरेट करनी है विच आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्रीज। यहां पर आप देखो, ये आपके पास है वोल्टेज वी आर, और ये आपके पास है वी आई इंटू जे। ये वाली वोल्टेज है ऑन द रियल एक्सिस, ये वाली वोल्टेज है ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, उनके बीच में 90 डिग्री है। तो अगर हम किसी तरीके से दो वेरिएबल वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, हम कोई भी वोल्टेज सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर चक्कर है। इसको कभी कभी गॉल का कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। ये जो बंदे थे गॉल एंड ड्राइसडेल जनाब, ये वो थे जिनने इसका इजाद किया था। तो ड्राइसडेल ने इजाद किया था पोलर, और गॉल बेचारे ने आपको बहुत बड़ा सिर दर्द दिया कोऑर्डिनेट टाइप पोटेंशियोमीटर इजाद करके। सो एनीवे, सिंप्लीफाइड मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप भी ना डरो। मुझे लगता है आई विल ड्रॉ इट ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ जगह कम है। एक सेकंड एक सेकंड, आई हैव टू टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कैसा खैर है? मैं उस बॉस से कर कर गुजरे बेचार। हाय हाय हाय, मैं तवे कर बॉस फोन। मे लाइन मज नंबर ये, बहुत परेशान, मतलब एक्चुअली क्लास मज बहुत परेशान, मे क्या कॉल तो कॉल करान। यह वन हस्पताल मज एडमिट बेचार। ओके, आई एम सॉरी, कहाँ था मैं? ओके, सो लेट अस सी। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। आई विल जस्ट ड्रॉ ए सिंपल सिस्टम यथ वनान छ। ओके, ये रहा ऐसा। ठीक है, ये है आपका रियल पार्ट जनरेटर। ठीक है, ये बाय द वे यहाँ ट्रांसफॉर्मर है। उसके बाद हमारे पास सेम ये एक फेज शिफ्टिंग नेटवर्क है।
ये फेज शिफ्ट देता है प्लस 90 डिग्रीज। ये आपका ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ जनरेट या यहाँ पर जो आपको वोल्टेज जनरेट हो रही है दैट इज ऑब्वियसली इन फेज विद द इनपुट सप्लाई। ट्रांसफार्मर यूजली फेज शिफ्ट नहीं करता है। यहाँ पर हमारे पास फेज शिफ्टिंग इक्विपमेंट है जो प्लस 90 डिग्री जनरेट करता है। क्यों? अगर आप देखोगे इमेजिनरी पार्ट लीड करता है यूजुअली आपके रियल पार्ट को बाय 90 डिग्रीज। तो कुछ सको फिर उसके बाद एक आइडेंटिकल यहाँ पर है। लेट मी यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। आई एम सो सॉरी। ठीक है, फिर मैं आपको मेजरिंग कनेक्शन किस कलर से दिखाऊं? ग्रीन से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। ओके, फिर ओके, ये कनेक्शन ऐसे है। उसके बाद यहाँ पर जॉकी है, इसको ऐसे कनेक्शन है। फिर यहाँ पर जॉकी है और ये आपके पास वोल्टेज है जो आपको मेजर करनी है। वी लेट्स कॉल इट सर्किट। सो अगर आप यहाँ पर ट्रैवर्स करोगे, यहाँ पर वोल्टेज राइज है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप है। ये आपके पास इमेजिनरी कंपोनेंट है बिकॉज 90 डिग्री फेज शिफ्टेड है। फिर अगर आप इस तार को ट्रैवर्स करोगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक और वोल्टेज ड्रॉप है, दैट इज द रियल कंपोनेंट। So by varying the position of this jockey J1 and by varying the position of this jockey J2, आप वेरिएबल जनरेट कर सकते हो। रियल कंपोनेंट भी ये आपका रियल कंपोनेंट जनरेट कर रहा है, और ये आपके पास इमेजिनरी, बल्कि इसको यूजुअली हम कहते हैं क्वाड्रेचर कंपोनेंट, ये जनरेट करता है। क्वाड्रेचर इज अनदर वर्ड फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, whenever you hear the word quadrature, it is equivalent to saying perpendicular। perpendicular क्योंकि as you can see for here yourself, imaginary component and real component are mutually perpendicular। तो यही है सिंपल आपके पास सिस्टम। इसमें हम by varying the position of these two jockeys, instead of using one jockey we are using two jockeys, so that is again a problem if you compare it to the जो हमारा घिसा पिटा ये वाला सिस्टम था, इसमें खाली एक ही जॉकी था, ये जो आपका ड्राइसडेल है। The reason was we are not varying uh, the phase directly using the potentiometer. The phase is being varied using this two-phase induction machine। ठीक है, यहाँ पर कोई मशीन नहीं है, यहाँ पर हम फांद कर रहे हैं। फांद क्या कर रहे हैं, ये क्या है इसका नाम, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, हम एक के बजाय दो पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इसको ट्यून करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड ऑपरेटर। बाय द वे यहाँ पर मैं गैलोरीमीटर दिखाना भूल गया था। ठीक है, इन द स्टेडी स्टेट, यानी कि जब आपका बैलेंस नेटवर्क होगा, ये जो वोल्टेज है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट और वट एवर रियल पार्ट परहैप्स, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रियल और इमेजिनरी पार्ट एज द फेज में बी। सो देर इज नो वोल्टेज सीन बाय दिस गैलोरीमीटर, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर आप देख सकते हो, ये दो जॉकी सीरीज में लगा के, इफ यू फॉलो दिस करंट पाथ, ऐसे जा रहा है, फिर 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 ऐसे करके वापस आ रहा है। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? अरे कोई क्वेश्चन है? तंजीब, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। कोई सवाल? नो सर। तो एक्चुअली हाँ सर, जब हमें इसका मेजरमेंट करना होगा ना, हाँ, तो शाबाश। हमें मतलब एक ही टाइम पे दोनों जॉकीज को मूव करना पड़ेगा ना, तभी ये बैलेंस होगा ना। हाँ, बस सर यही। वही तो है, मतलब इसमें ये जो हमारे पास ये वाला सिस्टम है ना, ये उतना यूज नहीं होता है जितना वो होता है यूज उसमें, क्योंकि आपके पास ईज ऑफ यूज है। अगेन, अगर आप इन प्रैक्टिस देखोगे, हमको हमेशा कुछ ना कुछ अंदाजा होता है फेज कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नेटवर्क है, लेट्स अज्यूम वी हैव अ हीटिंग लोड। ठीक है,
ये है आपके पास सप्लाई, बाय द वे यहाँ से आ रही है, ये सप्लाई है जो यहाँ भी जा रही है, फिर फेज शिफ्टेड यहाँ भी आ रही है। वही सप्लाई आपने कनेक्ट करके रखी है आपने अपने लोड के साथ। ये है मान लो बॉयलर है, या जो घर में हम यूज करते हैं ना कोई कन्वेक्टर है, सम काइंड ऑफ हीटिंग लोड है, ठीक है। कोई क्या मैं कह सकता हूँ आपको, कोई लाइटिंग फॉर एग्जांपल कोई बल्ब वगैरह है। इट इज टिपिकली इसका जो फेज होता है ना, मतलब फेज इन द सेंस का पावर फैक्टर यूजुअली 1 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो ऑन द अदर हैंड मेरे पास कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसका पावर फैक्टर करंट का या जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी इलेक्ट्रिकल वेरिएबल उसके साथ एसोसिएटेड है, दैट कैन बी क्वाइट डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई चोक कॉइल होती है, जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा चोक कॉइल होती है, ये जो पुराने हमारे पास ट्यूबलाइट होती थी ना, उसमें चोक कॉइल होती थी, दैट वाज बेसिकली एन इंडक्टर। उसका पावर फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, और जो वोल्टेज करंट है उनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगेन जो मैं आपको बार बार कहता हूं, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ना फॉर एनी मेजरमेंट पर्पजेज, ये नहीं होता है कि हम बिस्मिल्लाह करके अकड़ बकड़ बम्बे बो J1 J2 इधर उधर जाओ, ये नहीं करते हैं। पहले हम उसका तजिया करते हैं। तजिया का मतलब यह है कि हमको थोड़ा थोड़ा पता है कि फेज कितना है, हमको अप्रोक्सीमेटली पता है कि J1 की पोजीशन क्या है, J2 की पोजीशन क्या है, ताकि हमको बैलेंस हो जाए। वो क्यों हमें पता है? क्योंकि हमें नॉर्मली पता है कि मतलब टू अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फेज कितना है। अब वो बोलोगे सर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? टू अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड एक्यूरेट में फर्क होता है। हमको पता है कि फेज लेट्स अज्यूम 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन हो सकता है 39.45 होगा। तो 39.45 इज अगेन दिस अप्रोक्सीमेटली द सेम एज 40 डिग्रीज, बट फर्क तो है कुछ। ये जो लास्ट के फर्क हैं, जो लास्ट का इबाम है, लास्ट की जो अनसर्टेनिटी है, उसको हटाने के लिए ऐसे प्रिसाइज इक्विपमेंट यूज करते हैं। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ जी, यस सर। ठीक है। सो अगेन बार बार मैं कहता हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आंख बंद करके यूज नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल हम पहले थोड़ा मेहनत करते हैं सर्किट के ऊपर जहां पर आप मेजर करने वाले हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। और किसी का क्वेश्चन? कोई लड़की क्वेश्चन करे मेहरबानी। गर्ल्स प्लीज आगे बढ़ो ना, क्या हो गया आपको? गर्ल्स, अरे कोई गर्ल कोई तो क्वेश्चन पूछो। हिल्जा, अदीबा, एनी क्वेश्चंस? आई होप आई एम ऑडिबल। अदीबा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? सर मुझे पहले समझ नहीं आया, आपको क्या समझ नहीं आया, आप मुझे बोलो। ये क्वाड्रेचर वाला और ये पोलर मतलब किस तरीके से करते हैं? हम ऐसे करेंगे, आंख बंद करके ऐसे कर रहे हैं, समझ नहीं आया। क्वाड्रेचर में मतलब क्या आता, कैसे आता है 90 डिग्री, उसके बाद अच्छा कैसे हाँ, आता है? आप स्पेसिफिक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्वाड्रेचर का कि पोलर का? मतलब पोलर का हम, आपने बोला कि आपको आगे पढ़ना है, इसमें हम फेज डिफरेंस मतलब फेज को हम वेरी करते हैं, हाँ वो हाँ भी पता, वो पता ही नहीं वो कैसे होता है। उसके बाद जब ये क्वाड्रेचर वाला है, उसमें आपने बोला ये एक इंस्ट्रूमेंट है 90 डिग्री देता है, उसके बाद मतलब ऐसी आ जाती है रियल और वेरी करता है इससे, लेकिन हाँ। एक्चुअली होता क्या ये पता ही नहीं है, मतलब ऐसे ही पढ़ते हैं अच्छा, आप कह रहे हो ये 90 डिग्री कैसे हम शिफ्ट करते हैं, वो आपका क्वेश्चन है? ना। कोई इंस्ट्रूमेंट हो, हाँ ये कैसे होगा, मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो 90 डिग्री देगा शिफ्ट? आपने फेज शिफ्टिंग सिस्टम नहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में? आपको है ना इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सब्जेक्ट होगा ना, आपने ना, पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ है इस समय, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है कुछ? ना वो आ गया ना, वो आगे सामने। तो आपको नहीं पता है फेज शिफ्टिंग इक्विपमेंट कुछ होता है? ना, मुझे नहीं पता। मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा, मैं आपको अभी सिंपल एक फेज शिफ्टिंग इक्विपमेंट बना के देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। अम, ओके, ये देखो आप। अम, हम्म, खुद से गो फॉर एग्जांपल एक सिंपल फेज शिफ्टिंग इक्विपमेंट तो आपको पहले से ही पता है। ये मेरे पास एक इंडक्टर है और उसकी सीरीज में एक बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस है,
ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिख रहा है? हेलो अदीबा? यस सर। ठीक है, ये आपकी वोल्टेज है, लेट्स अज्यूम V1 फेजर। ठीक है, ये आपका हेविली इंडक्टिव सर्किट है, इसकी रिएक्टेंस है j ओमेगा एल। शाबाश। ठीक है, मुझे कोई कह सकता है शाबाश ये करंट क्या होगी? लेट्स कॉल इट I1। शाबाश। V1 है, I1 आपको निकालना है, इंपीडेंस आपके पास j ओमेगा एल है, रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। मुझे I1 बोलो ना किसके बराबर है, ओम्स लॉ लगाना है बस। सो V1 10 डिवाइड बाय 20 j ओमेगा। हाँ शाबाश, उसका मतलब यह है I1 विल बी V1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? सर 2 पाई। पॉजिटिव नंबर। एल क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। उसका मतलब है दिस 1/ओमेगा एल इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कोई फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करता है। व्हाट अबाउट 1/j? इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय j स्क्वायर क्या हो गया? -1। उसका मतलब ये है दिस विल बी, लेट्स अज्यूम V1 जो है, आपको पता है आप किसी पर्टिकुलर वोल्टेज या किसी पर्टिकुलर करंट का फेज हमेशा 0 ले सकते हो, लेकिन बाकी फिर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। सो लेट्स अज्यूम इसका फेज 1 0 है। ठीक है, सो दिस इज से 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पुट करूंगा दिस विल बी सम रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -j। ठीक है, ये आपको आया समझ? ये कैसे आया अदीबा? यस सर। आया ना समझ? ठीक है, सो अब यहाँ देखो, V1 अगर यहाँ से है, I1 कहाँ से? सर I1 ऊपर साइड से। माइनस है ना यहाँ। अच्छा, आप वो वाला माइनस बोल रहे हो, वो फिर नीचे आएगा। J से मल्टीप्लाई का मतलब होता है यू आर शिफ्टिंग बाय +90 डिग्रीज। -j से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो गया? शिफ्टिंग बाय डाउनवर्ड्स -90 डाउनवर्ड्स। डिग्री। सो दिस इज I1। इन दोनों में फेज क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सिंपल एक डिवाइस है जिससे आप वोल्टेज को एक कन्वर्ट में करंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस है लेकिन 90 डिग्री। डिग्रीज। अब देखो क्या मैं फाइंड करूंगा। रिमेंबर ये रेजिस्टेंस बहुत छोटी है कंपेयर टू दिस रिएक्टेंस। उसका मतलब है इस पर्टिकुलर सर्किट पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है इसका। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहां पर आप मुझे बोलो यहां से यहां तक वोल्टेज किसके बराबर है? सर 0 होती है ना। ये वोल्टेज किसके बराबर है? 0। नहीं नहीं, मतलब मैंने आपको बोला आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, उसका नहीं का मतलब है कि एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। कंपेयर टू j ओमेगा एल या ओमेगा एल इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन उसका मतलब नहीं एग्जैक्टली स्मॉल है, एग्जैक्टली 0 है। इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर आर। तो ये वोल्टेज कितनी है यहाँ से यहाँ तक? करंट दी है ना I1। I1 R1 I1 R I1 R1। ठीक है, सो ये वाली वोल्टेज है I1 R। सो अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपके पास A है, ये वोल्टेज आपको कितनी होगी? A टाइम्स R टाइम्स I1। मैं क्यों स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ? रिमेंबर दिस रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इवन इफ द करंट कैन बी लार्ज, बट ये रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है। वहीं से तो मैंने आगाज किया डेरिवेशन का। सो दिस वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी स्मॉल। इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई दिस वोल्टेज वैल्यू आई विल यूज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पता है ना आपको क्या हो अदीबा? यस सर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हुआ?
मतलब जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा दूसरे साइड, हाँ, सेकंड प्राइमरी साइड से साइड पे ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा। टर्न्स कम है, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज टर्न्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सो N2/N1 इज A। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी वोल्टेज मुझे मिल गई, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने टर्न्स रेशियो यहाँ पर क्या लिया। अब यहाँ पर आप देखो, ये था मेरे पास वोल्टेज V1, ये थी मेरे पास करंट I1। अगर करंट I1 ऐसी है, इसी डायरेक्शन में वो छोटी सी वोल्टेज है ना R टाइम्स I1, ये वाली वोल्टेज छोटी क्यों है? बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ऐसे क्यों है दीपा? यस सर, बट क्योंकि रेजिस्टर में फेज डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, और ये होगी मेरे पास ये वाली वोल्टेज जो सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे है, ARI1। नाउ अब इसको मैं कहूंगा V2। व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन, ये है अगर V1, ये वाला ना यहां से यहां तक जो था, ये है V1। इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री। हो गया ना फेज शिफ्ट? आपको समझ आया? ठीक है, तो ये एक सिंपल मैंने मैकेनिज्म आपको दिखाया। इसमें फेज शिफ्ट के इतने सारे सर्किट हैं, पूरी किताबें मिलती हैं इसके ऊपर, 1,000 पेजेस की। तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर जो मैंने फेज शिफ्टिंग इक्विपमेंट आपको दिखाया, इट इज प्योरली इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्टिंग। वी कैन ऑल्सो गो फॉर व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फेज शिफ्टिंग, दैट यू हैव टू स्टडी ऑब्वियसली इन व्हाट सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको यही कंफ्यूजन था कि और कोई कंफ्यूजन था? सर फिर सेकेंडरी साइड में क्या होता है? कौन सा मतलब सेकंड? एक जो दूसरे साइड से होगी, सेकेंडरी साइड में हमने एक सर्किट में एक करंट होगी, दूसरे सर्किट में दूसरी करंट होगी, लेकिन अब उसमें होगा फेज शिफ्ट 90 डिग्री। हाँ, तो आप इसकी बात कर रहे हो जो ये वाला स्क्रीन है? हाँ हाँ उसी का। हाँ, ओके। तो मतलब फिर दैट मीन्स हमने लाया ना ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, तो हाँ, जिसकी वजह से हमें फेज शिफ्ट भी आया और मैग्नीट्यूड का भी है, तो हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं ना। मैंने आपको बोला था यहाँ जहाँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास अगर कोई वोल्टेज वेक्टर मुझे जनरेट करना है, मान लो ये जो वेक्टर है ना, ये वाला फेजर, ये है अननोन वोल्टेज जो मुझे मेजर करनी है। ठीक है, उसके लिए एक तरीका है ना, मैं रियल पार्ट अलग से जनरेट करूं और इमेजिनरी पार्ट अलग से जनरेट करूं। रियल और इमेजिनरी में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री। वही मैं कर रहा हूं ना यहाँ पर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं इससे लेट्स अज्यूम रियल पार्ट जनरेट कर रहा हूँ, और नीचे वाले हिस्से से मैं क्वाड्रेचर यानी कि इमेजिनरी पार्ट जनरेट कर रहा हूँ। फिर उसको मैं रियल प्लस J टाइम्स इमेजिनरी पार्ट को बैलेंस कर रहा हूँ अपने सर्किट के साथ। आपको ऐसा समझ, मतलब कम से कम मोटा मोटा क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ आया मोटा मोटा आया समझ। छोटा छोटा क्या रह गया, मैं अब समझा देता हूँ। मतलब हम रियल और क्वाड्रेचर को ही हम बैलेंस कर रहे हैं, मतलब हम दो पोटेंशियोमीटर्स को ही देख रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने हम आपको, मतलब हम ये दो, तीन है ना, हमें क्या एक तो हम, सर्किट है सॉरी, सर, हमें एक तो वो जो हमें मेजर करना है वो कोई सर्किट होगा, एक हाँ वो सर्किट है, दूसरा पोटेंशियोमीटर है, तीसरा और एक पोटेंशियोमीटर, दो हाँ, पोटेंशियोमीटर और एक दो दो सर्किट। पोटेंशियोमीटर हैं, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। अच्छा इन सबको हमने सीरीज में, अच्छा ठीक है। है ना, मैंने इसलिए आपको दिखाया ना। मैं फिर से ट्रेस आउट कर लेता हूँ ये जो टेम्परी मार्कर है, ये देखो, ये आपका सर्किट है, ऐसे जा रही है करंट। फिर मतलब एक्चुअली अल्टीमेटली करंट क्या होगी जब बैलेंस होता है? तो जीरो बैलेंस होगी ना। पे जीरो होगी ना। तो आप इमेजिन करो बैलेंस से थोड़ा दूर है, तब थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट बराबर होनी चाहिए ना। आपको ऐसा समझ कैसे है? ऐसे जा रही है, उसको ये क्वाड्रेचर वोल्टेज नजर आ रही है। फिर ऐसे जा रही है, उसको रियल वोल्टेज नजर आ रही है, फिर वापस जा रही है। सो रियल प्लस क्वाड्रेचर वोल्टेज ये है, ये है इन फेज या रियल वोल्टेज, और ये आपके पास है क्वाड्रेचर वोल्टेज। इन दोनों को सम करके आपको जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर आपको करना है। जब वो उसके बराबर होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन फेज, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अब कुछ आया छोटा छोटा समझ? सर फॉर एग्जांपल जो हमें वी सर्किट है वो हमें फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला, हम पहले ये नोटबुक मतलब ना पहले रफली पहले करते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ, हमें 45 ये एंगल फेज है उसको 39 डिग्री, तो वो कैसे मेजर करेंगे हम उसको इस आ- वाले? आप कह रहे हो मतलब आप 45 कह रहे हो कि 39 क्या कह रहे हो आप?
मतलब मैं पोलर बोल रही हूँ 45 वो एंगल में 39। अच्छा, आप इस सर्किट की नहीं बात कर रहे हो, आप इस सर्किट की बात कर रहे हो यहाँ। दैट मीन्स पहले हम इसको अच्छा ठीक है मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं पोलर और क्वाड्रेचर को मिक्स कर रही हूँ। जो पोलर में है वो हमें करना है पोलर पोटेंशियोमीटर से, अगर क्वाड्रेचर में करना है तो वो मतलब रियल हाँ हाँ, वो इसमें हम ठीक है। अगर आप देखोगे ना, इसमें खाली फेज वोल्टेज चेंज, सॉरी जो फेज है ना वो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो पोटेंशियोमीटर चेंज कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये वोल्टेज फिक्स्ड है। अब वो किस पे डिपेंड करती है एक्चुअली, वो डिपेंड करती है इन वाइंडिंग्स में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनमें, वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत आप मशीन में पढ़ोगे। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, इस रेड वाले जो सो कॉल्ड रोटर है उससे डिपेंड करता है कि फेज क्या होगा। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर कोई रोटर वगैरह नहीं है, जो ये वाला सिस्टम है यहाँ पर कोई रोटर नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा, उसका नुकसान क्या है, आपको 2 पोटेंशियोमीटर यूज करने पड़ रहे हैं। और कोई कंफ्यूजन? ना अभी बोलो, मैं डांटूंगा नहीं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी चीज, सर ये क्यों है वो क्यों, आप बोलो तो सही। अदीबा, यस कोई और कंफ्यूजन, कोई और क्वेश्चन? ना अभी नहीं है, पता नहीं। नहीं नहीं, मतलब अब क्यों पता नहीं, क्या मुझे आप बोलो ना, कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ खटक रहा है, आप मुझे बोलो। ना मुझे लग रहा है जैसे मुझे समझ ही नहीं आया, इसलिए बोल रही हूँ। समझ आ कर नहीं, जितना आपने समझे वो तो अब आ रहा है, लेकिन लग रहा है तो भी मुझे नहीं आया समझ। मतलब लेकिन थोड़ा प्रिसाइज आप हो सकते हो ना, क्या नहीं आया समझ। नहीं आप आया, रखिए आप। आप एक काम करो, आप फिर से एक बार इसको पढ़ो, सॉल्व अ फ्यू न्यूमेरिकल्स, आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। पढ़ समझने का बेस्ट तरीका होता है नॉट बाय लुकिंग एट डायग्राम्स, या द बेस्ट वे इज बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आप ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करो इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा फिर से मुझे बोल देना, थोड़ा बहुत अगर आप खुद भी पढ़ोगे आपको थोड़ा आएगा समझ, कम से कम कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद तो मैं जवाब दे सकता हूँ ना। एनी अदर क्वेश्चन किसी और का? नहीं है तो आई एम सो सॉरी, मुझे पता है आई हैव अ क्लास अप टू 4 एक्चुअली, मेरे को भी कॉल आ गई, आई हैव मेरे को एक ताज़ियत अनफॉर्चुनेटली हो गई ऑफ अ फ्रेंड्स मदर, सो आई हैव टू गो देयर। सो इज इट ओके इफ आई एंड द क्लास हियर? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।